गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे और आप लोगों के साथ मिलकर इसको डिस्कस करेंगे। क्लास 11th का ये चैप्टर 1 है, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे तो किसी भी क्लास में जब चैप्टर 1 की पढ़ाई होती है ना, उसको बहुत इजीली पढ़ा दिया जाता है ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें और आपको डिसीजन लेने में कोई तकलीफ ना हो कि ये पेपर काफी इजी है। ठीक है, बट हम आज चैप्टर को उस तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से नीट या पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा जाता है। उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताएंगे जो टर्मिनोलॉजीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं सम टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म and their types, sum total of living organism and their types present on earth। कहने का मतलब बहुत आसान है, इस पृथ्वी पर, इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी संख्या, इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी संख्या और उनके प्रकार। ठीक है, उनके प्रकार, जैसे कि जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जब आप उनकी बात करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं प्लांट्स है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, और एनिमल में भी जब हम लोग आते हैं तो उसको भी क्लासिफाई करते चले जाते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे 10th में एम्फीबियंस है कि रेप्टाइल्स है कि मैमल्स है। यानी कि जब भी हम किसी भी चीज के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके टोटल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या डील करता है? बायोडाइवर्सिटी डील करता है सम टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पूरी पृथ्वी पर जितनी संख्या में लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं और उनके प्रकार, यानी किस किस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ किन किन चीजों में निहित है, उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के अनुसार और गिवन डेटा के अनुसार जो प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी है वो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन है। 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन है, याद रखिएगा। अब दिस इज एन एस्टिमेट। क्या है ये? एस्टिमेट है, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट। जो करंट डेटा बता रहा है कि जितना बायोडाइवर्सिटी है अर्थ का भी, वो कितना है? 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन लगभग लिविंग ऑर्गेनिज्म काउंट किए गए। और इसी पर मेस नाम के साइंटिस्ट का कहना है या आप कह सकते हैं टैक्सोनॉमिस्ट का कहना है कि अभी तक पूरे पृथ्वी पर मात्र ओनली 22% ऑफ लिविंग हैज बीन डिस्कवर्ड एंड कैलकुलेटेड। देखिए, बहुत अच्छी बात कही थी। मेज क्या कहते हैं कि पूरे पृथ्वी पर जो आप बोल रहे हैं ना 1.7 से 1.8 मिलियन है, ये सिर्फ 22% ही डेटा है। यानी कि अभी भी 80% के लगभग जो लिविंग है ना उसके बारे में पता नहीं किया जा सकता, पूरा डिटेल उसके बारे में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो आप 1.7 से 1.8 मिलियन की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ 22% डेटा है। ठीक है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर जो आपके एनसीईआरटी किताब में डिस्कस किया गया है
1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है। ये कितना परसेंट डेटा है? सिर्फ 22% डेटा है। 80% के बारे में अभी भी पता नहीं है, किसी ने इस पर वर्क नहीं किया है, वो खोजा नहीं जा सका है, या और कई सारे रीजंस उस पे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है कि पूरे अर्थ पर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको काउंट करना। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। बायोडायवर्सिटी क्या है भाई? सम टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट एट इट्स टाइम, यानी कि पूरे अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं और उनके प्रकार, किस किस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं यहाँ पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। ये टर्म उतना परेशान नहीं करता है जितना इससे जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी करता है। इससे जुड़ा हुआ दो टर्मिनोलॉजी, एक टैक्सोनॉमी और दूसरा सिस्टमैटिक्स। ठीक है, टैक्सोनॉमी और दूसरा कौन सा टर्म है? सिस्टमैटिक्स। याद रखिएगा, मैक्सिमम लोग आपको ये समझा देते हैं या आपको पढ़ करके ऐसा फील होगा कि टैक्सोनॉमी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक्स। ठीक है, टैक्सोनॉमी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक, मतलब जो टैक्सोनॉमी है वही सिस्टमैटिक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, आपको पढ़कर के ऐसा फील होगा कि जो टैक्सोनॉमी है वही सिस्टमैटिक है, जो सिस्टमैटिक है वही टैक्सोनॉमी, मगर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लगभग मिलता जुलता है, मगर कुछ पॉइंट पे यहां दोनों में डिफरेंस है, और वही डिफरेंस आपका 4 मार्क्स क्रिएट कराएगा। ठीक है, अगर आप उस डिफरेंस को पॉइंट आउट कर लेंगे तो वही डिफरेंस आपको कितना मार्क्स देगा? 4 मार्क्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने टर्म पर। टैक्सोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टर्म गिवन बाय डी कैंडोल, टर्म गिवन बाय डी कैंडोल। याद रखिए, एमसीक्यू होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, गोइंग टू बी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, डी कैंडोल। टैक्सोनॉमी क्या है? ए साइंस ऑफ biology that deals with identification, nomenclature and classification। ये एक ऐसा साइंस है जो डील करता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा, इसका मेमोरी कोड है INC। क्या है मेमोरी कोड? INC। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। ठीक है, क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आपको एक क्लू दे देते हैं, ये तीनों जो स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन, ऑल आर डन ऑन बेसिस ऑफ, किस आधार पर किया जाता है ये चीजें? तो यहां पर पॉइंट आप बना कि किस आधार पर ये चीजें की जाती हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज।
सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। अलॉन्ग विथ कई जगहों पर आपको कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, ठीक, यानी कि अगर आपको किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है, किसी चीज को पहचानना है, तो आप इन 3 पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए कैरेक्टर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। सिमिलैरिटीज की आवश्यकता पड़ती है, डिसिमिलैरिटीज की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इस तीनों स्टेप को पूरा करने के लिए आपको इस 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इस टैक्सोनॉमी का सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला स्टेप। और ये आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के आधार पर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। ध्यान रखिए, जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो हम लोग इसका सेकंड स्टेप जाते हैं, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इसका मतलब क्या होता है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण, ठीक है। तो नामकरण क्या है, आप इसको ऐसे समझिएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण उसके कैरेक्टर के ही बेसिस पर होता है, ठीक है। अब वो कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं, एनाटॉमिकल भी हो सकता है, किसी बेसिस पर हो सकता है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसका नॉमेनक्लेचर होता है, तब आप उसको तीसरे स्टेप में क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का एक सिंगल टर्म में अगर हम इसको समझाएं तो इसका मतलब होता है ग्रुपिंग, यानी कि ग्रुप्स में बांट देना। तो ये ग्रुप में आप कैसे बांटेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे भाई? कुछ सिमिलैरिटीज के बेसिस पर, डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर और कैरेक्टर के बेसिस पर। तो जब भी टैक्सोनॉमी परफॉर्म किया जाता है ना, वो हमेशा याद रखिएगा ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर, ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, ऑन बेसिस ऑफ डिसिमिलैरिटीज, इसी बेसिस पर किया जाता है। और टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा साइंस जो डील करता है किसी भी चीज को पहचानने से, ठीक है, उसके नामकरण से और उसके वर्गीकरण से, यानी क्लासिफाई करने से, यानी ग्रुपिंग से। तो आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं किसी भी चीज का? ऑन बेसिस ऑफ कैरेक्टर। लेट सपोज आप क्लास को ही क्लासिफाई करते हैं, मेरा एक क्लासरूम है, उसको आप क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो आप क्लासिफाई कर देते हैं बॉयज और गर्ल्स में। तो बॉयज और गर्ल्स किस बेसिस पर आप क्लासिफाई किए? कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, भाई ये बॉयज है और ये गर्ल्स। कैरेक्टर में भी एक्सटर्नल, कैरेक्टर में भी इंटरनल। जैसे कि अगर आप जैसे चीजों को अगर अपने लाइफ से रिलेट करेंगे ना, तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे आइडेंटिफिकेशन, लेट सपोज कोई बच्चा अगर कभी जन्म लेता है कहीं पर भी, आप उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले कि ये मेल है या फीमेल है। तो आइडेंटिफाई करते हैं कैसे? एक्सटर्नल कैरेक्टर से, ठीक है। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको, तब आप उस अकॉर्डिंगली उसका नाम देते हैं, ठीक है। अगर वो लड़का है तो उसका लड़का वाला नाम होता है, अगर वो लड़की है तो उसका लड़की वाला नाम होता है। तब जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर कर देते हैं उसका, तो आपके लिए क्लासिफिकेशन आसान हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें इसी पर आधारित है, सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज, कैरेक्टर। ये जो टैक्सोनॉमी है, इसका बेस क्या है? सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी और कैरेक्टर। याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा साइंस जो डील करता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये एमसीक्यू रहेगा, ये एमसीक्यू रहेगा, ध्यान रखो, ये एमसीक्यू है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे 11th नहीं पढ़ पाए हैं वो इस चीज को देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो अभी इसको आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा टर्म, जो हम लोग इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है, उससे परेशानी आती है बच्चों को थोड़ा, वो टर्म हम लोग पढ़ेंगे और वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स। जो हम बताए थे ना, आप लोग हमेशा कंफ्यूज करते हो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में कि क्या डिफरेंस है। अब इसको हम शुरुआत ही कर देते हैं। द टर्म सिस्टमैटिक्स comes from Latin word systema। किस वर्ड से आया है? सिस्टमा वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? which means सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। एमसीक्यू, सिस्टमा वर्ड का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और दूसरी बात, ये कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो एमसीक्यू आपको पूछ सकता है वो आप यहां बता दें। दूसरी बात, टर्म बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने सिस्टमैटिक टर्म को यूज किया था। इसका सीधा मतलब हम आपको बता देते हैं, आप सीधा याद रखिए। इसके लिए जो मेमोरी कोड है ना, वो मेमोरी कोड है INC री। ठीक है, INC री, ये मेमोरी कोड है, ये मेरा सेल्फ बनाया है। ठीक है, आपको INC का मतलब पता है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये तीनों चीज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर होता है। किस बेसिस पर होता है? कैरेक्टर के बेसिस पर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज होते हैं, डिसिमिलैरिटीज होता है। ठीक है, और सबका मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं इसका पर्पस है अरेंजमेंट करना। ठीक है, क्या पर्पस है इसका? अरेंजमेंट करना, एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करना, एक प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करना। इस तीनों टर्म से आप अवगत हैं। हम आपको बताएंगे अभी कि हम लोग री क्यों लगाते हैं और कैसे ये याद रखने में मदद करता है। री का मतलब होता है रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, यानी जो री वर्ड है उसका मतलब होता है रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। जब भी आप सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे ना, ये डील करेगा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से। इसका पर्पस होता है कि ये पता लगाए कि किस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कहां पर है, ऑन्टोजेनी कहां पर है। ऑन्टोजेनी कहने का मतलब कि कौन ओरिजिनेट कहां से किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं डे टू डे लाइफ से रिलेट करके, दो लड़के एक ही तरीके के दिखते हैं। ठीक है, दोनों का कैरेक्टर एक है, हो सकता है नाम भी एक हो जाए, मगर जब आप उसके ऑन्टोजेनी का पता करेंगे तो हो सकता है वो आपको दूसरे परिवार का मिले। ठीक है, दूसरे परिवार का मिले।
ठीक, जैसे लेट्स सपोज हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक का नाम है राम, ठीक है, और दूसरे का नाम कबीर, ठीक है, या लेट्स सपोज इस वर्ड को भी मिटा देते हैं, ज्यादा आसान कहा होगा, हमने बोला सुल्तान, ठीक है, ऐसा वर्ड दिया, ठीक। अब ये दोनों लड़के हैं, दोनों का एक्सटर्नल कैरेक्टर सेम होगा, दोनों का क्लासिफिकेशन करेंगे तो दोनों एक ही ग्रुप में हो सकता है, ठीक है, सब कुछ सेम। मगर जब आप ये देखेंगे ना, रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये सब चीजें देखते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पूर्वज कोई और थे और इस लड़के के पूर्वज कोई और थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों रिलेटेड नहीं है, ये दोनों रिलेटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि कौन कहां से ओरिजिनेट करके आया है और एक्चुअल में वो दोनों सेम जगह का है कि डिफरेंट जगह का है, दोनों सेम स्पीसीज का है या डिफरेंट स्पीसीज का है, दोनों सेम जीनस का है या डिफरेंट जीनस का है, ठीक है, आपको ये पता चल जाता है, ठीक। तो इसको अदरवाइज नहीं लेना है, और ये बस पढ़ाने समझाने के लिए बताया जा रहा था। तो ये बात सिंपल आपको क्या रखना, सिस्टमैटिक में ये चीज जुड़ जाता है, रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उसका पता किया जाता है कि वो कहां से इवॉल्व हुआ, उसकी ऑरिजिन पता की जाती है, उसकी ऑर्टोजेन पता की जाती है। तो ये आईएनसी री अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप ऐसा लिख देते हो ना कि टैक्सोनॉमी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक्स, ये बहुत ज्यादा सही नहीं है, ठीक है। टैक्सोनॉमी में हम लोग सिर्फ आईएनसी देखते हैं, यहां पर हम लोग आईएनसी के साथ साथ रिलेशनशिप भी देखते हैं। क्या देखते हैं? रिलेशनशिप भी देखते हैं। तो दोनों में डिफरेंस तो है ही ना, डिफरेंस तो है। ये ऑन्टोजेनी का भी पता करता है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका एमसीक्यू होने वाला है, जितना टर्म यूज कर दिए सब आपका एमसीक्यू होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी किताब में भी ये बढ़िया से दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी किताब में और एक वर्ड दिया हुआ है इसमें, ठीक है। जैसे हम लोग आईएनसी यूज करते हैं, एनसीईआरटी किताब में एक वर्ड और यूज किया हुआ है, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन यानी जो हम लोग बोलते हैं ना आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, वो एक टर्म और लगा दिया है कैरेक्टराइजेशन। तो आप इसको भी ध्यान दें, अगर कभी आपके ऑप्शन में ये आ गया कैरेक्टराइजेशन है कि नहीं, तो हम बताएंगे ना कि कोई भी टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक बिना कैरेक्टर के बेसिस पर नहीं किया जा सकता। तो आप कैरेक्टराइजेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, यहां पर कोई परेशानी नहीं। तो बेसिकली आपको ये जानना था सबसे पहले कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है। बायोडायवर्सिटी द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनकी संख्या और उनका फॉर्म्स, उनका प्रकार, कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ये सब जानना बायोडायवर्सिटी कहलाता है। पूरे अर्थ पर जो बायोडायवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट 1.7 से 1.8 मिलियन है। कितना है? 1.7 से 1.8 मिलियन। बायोडायवर्सिटी का जो कैलकुलेट करने का टूल्स होता है, ये सब जो पता करने का तरीका होता है, वो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक से ही किया जाता है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी है क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन प्लस री। क्या है? एक वर्ड और इसमें हम जोड़ दिए, री, यानी कि रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, या उनका ऑरिजिन, उनकी ऑर्टोजेनी या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था जिसको हम पढ़ाए। आप एनसीईआरटी बुक पकड़ के रखिएगा, इसका पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आता। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम और भी कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी जो बच्चा नीट देने वाला है मई में, जिसका एग्जाम है 10 अप्रैल को, हमारा डीपीपी है,
जिसके बारे में हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे वो एकदम फ्री है। जो बच्चा अभी एग्जाम देने वाला है या प्रिपरेशन कर रहा है, एक बार हमको व्हाट्सएप कर दे या कांटेक्ट कर ले, अगर कांटेक्ट नंबर है मेरा, और बात कर ले। उसको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में हम फ्री में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये सब मेरा फ्री रहेगा। और अभी जो बच्चा 10th एग्जाम दे दिया है, अगर बायो में इंटरेस्टेड है तो एकदम आराम से आए। फ्री डेमो क्लास है, 15 दिन 20 दिन का, एकदम आराम से क्लास करें। उसको लगे कि वो कंफर्टेबल है, समझ रहा है सारी चीजों को, कुछ यहाँ से भी देख के समझे, कुछ ऑफलाइन आके हमारे सामने भी बात करके समझे। उसको अगर कंफर्टेबल होगा तभी वो यहाँ पर एडमिशन लेगा। मगर अगर आपका एम बड़ा है, आप रिजोल्यूशन बायोलॉजी क्लासेस आइए। रिजोल्यूशन बायोलॉजी क्लासेस में कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप फीडबैक ले लीजिए कहीं से भी। हमारे यहाँ अंडर वन रूफ तीनों पेपर पढ़ाई हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। कहीं कोई इशू नहीं है। वीक में डीपीपी देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं और प्रैक्टिकली देते हैं, ठीक है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ भी आप एकदम पूरा पता कर लीजिए। कुछ भी बहुत ज्यादा टफ नहीं, और ऐसा नहीं है कि भागलपुर से नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। आप कोऑपरेट करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना पढ़िए, देखिए आपके लिए जरूरी है ये, और इसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।